नमस्कार, मैं दिनेश पाठक। मैं अपनी और अपनी पूरी टीम की ओर से करंट अफेयर्स की इस खास श्रृंखला में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आपकी टिप्पणियां हमें अपने कंटेंट में, व्यवहार में सुधार का मौका देती हैं। आप हमसे जुड़ें, कुछ नया सीखें और हमें भी सिखाएं। इसी परिकल्पना को संजोए रोज शाम मैं आपके सामने हाजिर होता आ रहा हूं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आज हम कुछ ऐसे विषय लेकर हाजिर हैं जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले भारत पोलैंड संधि की बात करेंगे। हमने अपने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 दिसंबर 2021 को आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर भारत और पोलैंड संधि को मंजूरी दी है और यह भी कहा था कि इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे। आज के इस अंक में भारत पोलैंड संधि पर विस्तार से बात करेंगे और यह बताने की कोशिश होगी कि आखिर यह भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसके क्या सकारात्मक परिणाम होंगे। इस संधि का उद्देश्य कानूनी सहायता के माध्यम से अपराधों की जांच और प्रोसिक्यूशन में भारत के साथ साथ पोलैंड की क्षमता को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। इसमें आतंकवाद से जुड़े अपराध भी शामिल हैं जो पूरी दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध और आतंकवाद में यह संधि पोलैंड के साथ अपराध की जांच और प्रोसिक्यूशन में दोनों द्विपक्षीय सहयोग, दोनों ओर से जो सहयोग है उसके लिए एक कानूनी ढांचा भी तैयार करेगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि यह संधि हमारे लिए, पोलैंड के लिए निश्चित तौर पर बेहतर साबित होगी। इसके पॉजिटिव परिणाम हमारे सामने आएंगे। अब यह भी जान लेना चाहिए कि भारत पोलैंड संधि की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। भारत और पोलैंड का राजनयिक संबंध बहुत पुराना है। यह वर्ष 1954 में शुरू होता है, वहीं बना, तब से आज तक डे बाय डे ये मजबूत हुआ है। और जब हमारे रिश्तों में प्रगाढ़ता आती है तो उसका लाभ दोनों ही पक्षों को मिलना चाहिए, ऐसा माना जाना अपरिहार्य है। वो चाहे व्यक्ति हो, संगठन हो या देश, सबको फायदा मिलना चाहिए। भारत ने 1957 में वारसा में अपना दूतावास खोला। दोनों देशों ने उपनिवेशवाद, नस्लवाद और साम्राज्यवाद के विरोध को आधार बनाया अपने रिश्तों का। हाल के वर्षों में भारत पोलैंड के बीच बहुत ही सौहार्दपूर्ण राजनीतिक संबंध उभरे हैं। विशेषकर 2004 में पोलैंड के यूरोपीय संघ में शामिल होने के बाद, उसके बाद पोलैंड मध्य यूरोप में भारत का प्रमुख आर्थिक भागीदार बन गया है। पिछले 10 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर लगभग 7 गुना हो गया है। पोलैंड में भारतीय निवेश $3 बिलियन से ज़्यादा है, जबकि भारत में वहाँ का निवेश 672 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। हमारे सांस्कृतिक संबंध भी पोलैंड से बहुत मजबूत हैं। पोलैंड में इंडोलॉजी अध्ययन की परंपरा है। पोलिश विद्वानों ने 19वीं शताब्दी में संस्कृत का पोलिश में अनुवाद किया। 2019 में पोलिश मिशन ने महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ का आयोजन किया। 21 जून 2015 को पोलैंड के 21 शहरों में एक साथ पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। अब आप समझ पा रहे होंगे कि पोलैंड और भारत के रिश्ते में कितनी प्रगाढ़ता है और ये संधि कैसे फायदा पहुंचाने वाली है। भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 76,000 करोड़ रुपए की योजना मंजूर हुई है। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को इसी 15 दिसंबर को मंजूर किया। पर आपको यह जानकारी देने का प्रयास हम इस एपिसोड में करेंगे कि इस भारी भरकम योजना का हमारे आपके जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है और क्या आगे पड़ेगा, यह हमारी कैसे मदद करने वाला है। सेमीकंडक्टर को कुछ यूं भी समझा जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 लाख कारों की डिलीवरी इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि सेमीकंडक्टर की देश में भारी कमी है और प्रतीक्षा सूची 1 वर्ष तक की है। छोटी छोटी कारें भी तुरंत नहीं मिल रही हैं जो 2 साल पहले तक मिला करती थीं। सेमीकंडक्टर को थोड़ा और आसानी से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या है। मैं आपको व्यावहारिक शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा। सेमीकंडक्टर के जितने भी टूल हैं
वो इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड को कम या ज़्यादा करते हैं। मसलन कॉपर, सोना, एल्युमिनियम, ये इसकी स्पीड को थोड़ा इंक्रीज करते हैं। लोहा स्पीड को थोड़ा कम करता है। और करंट हमारे जीवन से बहुत गहरे तक जुड़ा हुआ है। मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, घर, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, कंप्यूटर, हर जगह सेमीकंडक्टर की उपयोगिता साबित होती आ रही है और ये ज़रूरत है हमारी। आज सेमीकंडक्टर हमारे जीवन का हिस्सा है। कोरोना काल में इसकी भारी कमी पाई गई है। इन्हीं सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए हमारे एक दोस्त हैं जो कार के डीलर भी हैं, वो मुझे अभी 3 दिन पहले मिले और उन्होंने कहा कि सर डिलीवरी नहीं हो पा रही है क्योंकि हमारे पास गाड़ियाँ नहीं हैं, बुकिंग ज़्यादा है, हम गाड़ियाँ दे नहीं पा रहे हैं। जब मैं सेमीकंडक्टर को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, आपके लिए जब मैं पढ़ रहा था, अपने लिए पढ़ रहा था, तो समझ पाया कि उनकी बात में कितनी गहराई है और ये कितनी बड़ी समस्या है और इसे भारत सरकार ने समझा। मैं अपनी ओर से और आपकी ओर से भारत सरकार को साधुवाद दूंगा कि उन्होंने इतनी बड़ी स्कीम मंजूर की है और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि इससे कुछ फ़ायदा होगा। अब इस योजना को थोड़ा और समझते हैं। इस योजना को ऐसे समय में मंजूरी दी गई है जब दुनिया में सेमीकंडक्टर की भारी कमी है, जैसा मैंने बताया, जो कारों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। महामारी के कारण सेमीकंडक्टर्स की आपूर्ति बाधित हो गई है। इस योजना से देश सेमीकंडक्टर को लेकर आत्मनिर्भर बन सकता है, बन जाएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। लेकिन देश में रोजगार भी पैदा होंगे, वह भी बहुत बड़ी संख्या में। 1 लाख से ऊपर लोगों को रोजगार मिलने की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संभावना जताई गई है। बात इतनी ही नहीं है, आगामी 4 वर्षों में 1.7 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की उम्मीद भी सरकार को है। अगर ये होता है तो ये भी और अच्छा होगा। एक बहुत रोचक सूचना है चाय को लेकर। चाय हम सब सुबह सुबह पीते हैं, सबके हाथ में गर्म चाय की प्याली होती है और उसी के साथ प्रायः भारतीयों की सुबह होती है। हालांकि ये चाय का चस्का अंग्रेजों ने हमें दिया है, उन्होंने ही दिया है, लेकिन अब हम उसके साथ जीने के आदती हो गए हैं। तो सूचना क्या है? मनोहरी गोल्ड टी नामक असम चाय की एक दुर्लभ किस्म ने रिकॉर्ड बनाया है। और ये रिकॉर्ड क्या है? यह चाय 99,999 रुपये, यानी 1 रुपये कम 1 लाख प्रति किलोग्राम की रिकॉर्ड कीमत पर नीलाम की गई है। रोचक बात आपको लगी होगी, 1 लाख रुपए किलो की चाय, सामान्य तौर पर ऐसा नहीं होता। सौरभ टी ट्रेडर्स ने सबसे ऊंची बोली लगाई और ये गोल्ड टी खरीदने में कामयाब हुआ। सार्वजनिक नीलामी में चाय की अब तक की सबसे ऊंची कीमत मानी जा रही है। ये खास चाय मनोहरी टी एस्टेट तैयार करता है। इसका उत्पादन असम के ऊपरी डिब्रूगढ़ जिले में होता है। इससे पहले अगस्त 2019 में गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर में गोल्डन बटरफ्लाई टी की कीमत 75,000 रुपये प्रति किलो थी। गोल्डन बटरफ्लाई टी हस्त निर्मित, हाथ से बनी हुई असम चाय की एक दुर्लभ किस्म है जो रॉसेल टी इंडस्ट्रीज के डीकॉम टी स्टेट के लोग तैयार करते हैं। गोल्डन बटरफ्लाई टी असम के डिब्रूगढ़ शहर में डीकॉम टी एस्टेट में हाथ से तैयार की गई चाय है। इसे कोमल पत्तियों और कलियों से बनाया जाता है। प्रायः यह जून जुलाई के आसपास उपलब्ध होती है। हम सब जानते हैं कि असम दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक क्षेत्र है। असम में यह उद्योग पिछले 200 वर्षों से लगातार बढ़ रहा है। असम चाय उद्योग को मेरी बहुत शुभकामनाएं। अब नासा की बात करेंगे। नित्य नए नए रिकॉर्ड और खोज के लिए विख्यात नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम शॉर्ट में नासा बुलाते हैं, के खाते में एक और उपलब्धि आई है। नासा की ओर से लॉन्च किए गए एक अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने इतिहास में पहली बार सूर्य के कोरोना को छुआ है। इस क्षेत्र का तापमान लगभग 2 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट है। उपलब्ध जो जानकारी है उसके मुताबिक अंतरिक्ष यान ने बीते 28 अप्रैल को एक बिंदु पर 5 घंटे तक 3 बार कोरोना में प्रवेश किया। पार्कर सोलर प्रोब को सूरज के बाहरी कोरोना के बारे में अध्ययन करने के लिए 2018 में लॉन्च किया गया। ये 2025 तक सूर्य के केंद्र से 6.9 मिलियन किलोमीटर तक पहुंचेगा। पार्कर सोलर प्रोब के 3 मुख्य उद्देश्य हैं इसकी लॉन्चिंग के।
तीन मेन उद्देश्य हैं। एक, सौर पवन, सोलर विंड और सौर कोरोना को गर्म करने और तेज करने वाली ऊर्जा के प्रवाह का पता लगाना, स्पीड का पता लगाना। दो, सौर हवाओं के स्रोतों पर चुंबकीय क्षेत्र और प्लाज्मा की संरचना का निर्धारण करना। तीन, ऊर्जावान कणों को तेज करने वाले तंत्र के बारे में पता लगाना। इतनी चर्चा के बीच में यह भी जान लेना चाहिए कि यह सौर चक्र क्या है। यह सूर्य विद्युत आवेशित गर्म गैस यानी इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हॉट गैस का एक विशाल गेंद है। यह गैस शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र हर 11 साल में बदल जाता है और इसे ही सौर चक्र कहते हैं। सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स का ये सिलसिला, आज का ये अंक हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपसे इजाज़त लेते हैं। आप फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और हाँ, बन पड़े तो पृथ्वी की रक्षा के लिए एक पेड़ अपने घर के आसपास जरूर लगाएं। नमस्कार, धन्यवाद।